दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिहार पुलिस परीक्षा 2019 के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न और 10 टेस्ट के प्रश्न होंगे दोस्तों आप लोगों के लिए। मगध का उदय या मगध साम्राज्य का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आप सभी को यहाँ पर पूछा जाएगा। लेकिन दोस्तों आप लोगों को बता दूं, एनआईए कांस्टेबल जीडी की सीधी भर्ती आ गई है। इस महीने की सबसे बड़ी भर्ती है दोस्तों, 10वीं पास नौकरी है दोस्तों। आवेदन शुरू हो चुका है और दोस्तों इसकी लास्ट डेट 1-2 दिन ही और बाकी है। भारत के सभी राज्यों के अभ्यर्थी जो है इसे आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों को सिंपली क्या करना है, गूगल पे akindiajob.com लिखना है दोस्तों और इस पहले वाले लिंक पे क्लिक करना है दोस्तों। आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी और वीडियो की पीडीएफ्स भी आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। पहला प्रश्न है कि लगभग 600 ईसा पूर्व में उत्तर भारत में कितने महत्वपूर्ण राज्य थे और उसे क्या कहा जाता था। देखो दोस्तों 600 ईसा पूर्व में उत्तर भारत में लगभग 16 राज्य थे और इसे महाजनपद कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। पहले क्या कहा जाता था, महाजनपद कहा जाता था। लगभग 600 ईसा पूर्व उत्तर भारत में कितने राज्य शक्तिशाली थे और उनके नाम क्या थे। अब देखो दोस्तों इसमें शक्तिशाली राज्यों का नाम आपको याद रखने हैं। तो देखो दोस्तों 4 राज्य जो थे अधिक शक्तिशाली थे, मगध, कौशल, वत्स और अवंती जो थे, ये 4 सबसे ताकतवर राज्य थे। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण होगा आपके एसआई और कांस्टेबल एग्जाम के लिए। आधुनिक बिहार का कौन सा क्षेत्र मगध साम्राज्य का भाग था। तो दोस्तों पटना और गया जिला और शाहाबाद जिला पहले बोला जाता था, अब इसका नाम बक्सर जो कर दिया है। कुछ हिस्सा जो है दोस्तों वो मगध के अंतर्गत आते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आज के तिरहुत प्रमंडल में सबसे प्रबल राज्य कौन था। देखो दोस्तों ये है लिच्छवी। जी हाँ दोस्तों, लिच्छवी जो राज्य था वो सबसे प्रबल राज्यों में से एक था। अगला प्रश्न है लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो लिच्छवी राज्य की राजधानी वैशाली थी। काशी जनपद की राजधानी कहाँ थी, तो वाराणसी में था। और आज के पूर्वी उत्तर प्रदेश में कौन सा जनपद था दोस्तों, तो वो था कौशल। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि कौशल जनपद की राजधानी कहाँ थी। तो कौशल जनपद की राजधानी जो थी दोस्तों वो श्रावस्ती थी। ठीक है, श्रावस्ती जो थी वहाँ कौशल जो जनपद थी वहाँ उसकी राजधानी थी। दोस्तों बढ़ते अपने अगले प्रश्नों की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास कि शाक्यों का कपिलवस्तु गणराज्य किस जनपद में शामिल था। तो दोस्तों कौशल में। कपिलवस्तु गणराज्य की 2 राजधानियां कौन कौन सी थी, तो कपिलवस्तु और लुम्बिनी। वत्स जनपद की राजधानी कहाँ थी, तो दोस्तों कौशाम्बी में। अवंती राज्य की 2 राजधानियों कौन कौन थी, तो दोस्तों उज्जैन और महिष्मती जो थी अवंती राज्य की 2 राजधानी थी। महिष्मती का नाम आपने सुना होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट सेक्शन बताना कि महिष्मती का नाम आपने कहाँ सुना है और कौन सी मूवी में सुना है। ठीक है दोस्तों अगला प्रश्न है कि जरासंध किसका पुत्र था। महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरासंध किसका पुत्र था। तो जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा, तो बिंबिसार मगध की गद्दी पर दोस्तों 544 ईसा पूर्व में बैठा था। मगध राज के सबसे प्रतापी राजा कौन थे, तो बिंबिसार थे। ठीक है, बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी, तो बिंबिसार की राजधानी दोस्तों गिरिब्रज राजगृह यानी कि राजगीर, वर्तमान में जो राजगीर है वहां पर थी। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्नों की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है कि बिंबिसार का संबंध किस वंश से था। बिंबिसार का संबंध दोस्तों हर्यक वंश से था। बिंबिसार ने अंग राज्य के किस महत्वपूर्ण बंदरगाह को जीता था, दोस्तों चंपा बंदरगाह को जीता था। बिंबिसार किस धर्म को मानता था। बिंबिसार जो था दोस्तों अपने जीवन के अंतिम काल में बिंबिसार ने बौद्ध धर्म जो था उसे ग्रहण कर लिया था अपने अंतिम समय में। ठीक है, तो लगभग एग्जाम में आपके यही पूछे जाते हैं कि बिंबिसार किस धर्म से मानता था, तो दोस्तों वो बौद्ध धर्म को मानता था। अगला प्रश्न है बिंबिसार ने मगध साम्राज्य पर कितने वर्षों तक शासन किया था। लगभग 52 वर्षों तक इसका जो कार्यकाल था 544 से लेकर के 492 ईसा पूर्व तक जो दोस्तों बिंबिसार ने मगध पे जो था वो राज्य किया था। अगला प्रश्न दोस्तों कि बिंबिसार की मृत्यु किस प्रकार हुई थी। तो दोस्तों बिंबिसार की मृत्यु उसके पुत्र अजातशत्रु ने उसकी हत्या कर दिया था। बिंबिसार की मृत्यु के बाद मगध राज की गद्दी पर कौन बैठा और कब बैठा, तो अजातशत्रु बैठा। 492 ईसा पूर्व तक जो है दोस्तों अजातशत्रु जो है वो बैठा था मगध की गद्दी पे। और बिंबिसार का जो कार्यकाल है दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ 52 वर्षों तक है और 544 से लेकर के 492 ईसा पूर्व तक इसकी कार्यकाल थी। अजातशत्रु का उपनाम क्या था दोस्तों, तो उसका नाम कुनिक था। अजातशत्रु का विवाह किसके साथ हुआ था, तो अजातशत्रु का विवाह जो था दोस्तों कौशल के राजा प्रसेनजीत की पुत्री व्रजा के साथ हुआ था। ठीक है, बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर हम अपने। अगला प्रश्न दोस्तों कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना मगध राज के राजा अजातशत्रु ने किया था। महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आपके कांस्टेबल एग्जाम के लिए, तो इस पॉइंट को जरूर आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते अगले प्रश्नों की ओर।
दोस्तों अगला प्रश्न है कि अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था। देखो दोस्तों अजातशत्रु जो था दोस्तों जैन धर्म का अनुयायी था। देखो काफी महत्वपूर्ण सवाल होगा, अजातशत्रु किसका अनुयायी था, तो जैन धर्म का अनुयायी था। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में पहला बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। दोस्तों तो अजातशत्रु के शासनकाल में ही सबसे पहला बौद्ध संगति का आयोजन जो था वो हुआ था। अजातशत्रु ने कब से कब तक शासन किया था, तो अजातशत्रु ने 492 ईसा पूर्व से लेकर के 460 ईसा पूर्व तक जो था दोस्तों उसने शासन किया था। भारतीय इतिहास में प्रीतिहंता के नाम से किसे याद किया जाता है दोस्तों, तो उसे अजातशत्रु को ही माना जाता है, क्योंकि दोस्तों अजातशत्रु ने अपने पिता का हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, अजातशत्रु की मृत्यु के बाद मगध राज की गद्दी पर कौन बैठा, तो अजातशत्रु की मृत्यु के बाद मगध राज की गद्दी पर दोस्तों अजातशत्रु के पुत्र उदयभद्र यानी कि उदयनी जो था वो मगध की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास कि उदयभद्र यानी कि उदयनी ने मगध पर कब से कब तक शासन किया दोस्तों, तो 460 ईस्वी से ईसा पूर्व से लेकर के 444 ईसा पूर्व तक मगध पे उदयनी जो था उसने शासन किया था। किसके शासनकाल में मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा को बनाई गई थी, तो उदयभद्र के शासनकाल में ही दोस्तों जो मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा में बनाई गई थी। तो काफी महत्वपूर्ण सवाल ये भी होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, हड़ेक वंश का अंतिम शासक कौन था। हड़ेक वंश का अंतिम शासक दोस्तों नागदशक जो कि उदयभद्र का तीसरा पुत्र था। हड़ेक वंश की समाप्ति के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था, तो शिशुनाग वंश का स्थापना यहाँ पर हुआ था। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन थे दोस्तों, तो शिशुनाग ही खुद था। तो शिशुनाग वंश के संस्थापक का नाम याद रखना आपको लिए काफी इजी होगा। अगला प्रश्न है कि शिशुनाग के बाद मगध की गद्दी पर कौन बैठा था, तो शिशुनाग के बाद मगध की गद्दी पर बैठने वाला व्यक्ति था दोस्तों कालाशोक यानी कि काक वर्ण जो था दोस्तों वो मगध की गद्दी पर बैठा था। अगला प्रश्न है कि किसके शासनकाल में बौद्धों की दूसरी संगति हुई थी और किस स्थान पर, तो दोस्तों कालाशोक के काल में ही वैशाली में दूसरी बौद्ध संगति हुआ था। ठीक है, दूसरी बौद्ध संगति इसी के काल में हुआ था, कालाशोक के काल में। ठीक है, बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक दोस्तों नंदीवर्धन जो था वो था। शिशुनाग वंश की समाप्ति के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था दोस्तों, तो नंद वंश का यहाँ पर इसका स्थापना हुआ था। नंद वंश की स्थापना किसने किया था, तो महापद पदा या नंद जो थे दोस्तों उसने नंद वंश की यहाँ स्थापना किया था। नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे दोस्तों, तो नंद वंश के अंतिम शासक की हम बात करें दोस्तों तो नंद वंश के अंतिम शासक जो था दोस्तों धनानंद जो था दोस्तों नंद वंश के अंतिम शासक था। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि जिस समय सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय मगध पर किसका शासन था, तो नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद का ही यहाँ पर शासन था। मगध राज्य में मसाले एवं कीमती पत्थर कहाँ से मंगाए जाते थे, तो दक्षिण भारत से मंगाए जाते थे। बिंबिसार के समय मगध उद्यान शक्तिशाली क्यों बन गया था, क्योंकि दोस्तों मगध राज्य में कच्चा लोहा प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण हथियारों और औजारों की इस राज्य में भरमार थी। इसी के लिए बिंबिसार के समय मगध राज्य जो था दोस्तों अत्यंत शक्तिशाली बन गया। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। अब बात करते दोस्तों यहाँ टेस्ट क्वेश्चन की बात, जहाँ 10 क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया दोस्तों। अगर आपने आज तक मगध के बारे में जितना भी पढ़ा है तो अब आप लोगों को इसका टेस्ट देना है और 10 क्वेश्चन होंगे और 10 क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। पहला प्रश्न है, भारत का कौन सा क्षेत्र प्राचीन समय में अवंती के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन 1 है अवध, रुहेलखंड, बुंदेलखंड या मालवा। इसका सही जवाब बताइए। अगर आपको इसका सही जवाब नहीं पता है दोस्तों तो आपको दोस्तों गूगल पे सर्च करना है। क्या आपको गूगल पे सर्च करना है दोस्तों www.akindiajob.com। इसको दोस्तों इस वेबसाइट को आपको सर्च करना, वहां पर आप सभी को इसका आंसर जो है दोस्तों आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पर बता दिया गया है। आगे बढ़ते दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पर। अगला प्रश्न आपके सामने कि आजीवक एक संप्रदाय था किसके समकालीन, तो बुद्ध के समकालीन या बौद्धों के अलग हुई एक शाखा थी, या चंवरका द्वारा स्थापित संप्रदाय थी, या शंकराचार्य द्वारा स्थापित एक संप्रदाय थी। इसका जवाब क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताइए। बढ़ते अपने अगले प्रश्नों की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर, अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी किसने किया था, अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क या सिमुक। इसका आपको मैंने इसी वीडियो में इसका आंसर दिया है दोस्तों, तो आप लोग इसका आसानी से इसका जवाब दे पाओगे। देखो दोस्तों काफ़ी मेहनत के बाद ये सारी वीडियो बन पाती है, तो इसीलिए वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था दोस्तों, तो रावी पे, झेलम पे, सतलज पे, और दोस्तों एक और ऑप्शन है आप लोगों के पास यहाँ पर चिनाब पे। इसका सही जवाब क्या होगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है।
बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित मगध के वंशों के क्रमानुसार व्यवस्थित यहाँ पर करना है दोस्तों कि सबसे पहले कौन था, उसके बाद कौन था, उसके बाद कौन था, आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है नंद, शिशुनाग, मौर्य, हर्यक। आपको यहाँ पर दिया गया है दोस्तों पूरा ऑर्डर, आप लोगों को इसका सही जवाब बताना है, साथ ही इसका कार्यकाल कब से कब तक कोई था। पूरा डिटेल में दोस्तों आप लोगों को akindiajob.com पे दोस्तों इसके बारे में पूरी जानकारी दे दिया गया है, तो दोस्तों आप वहाँ पर विजिट करके आप इसका आंसर भी बहुत अच्छे से देख सकते हो। अगला प्रश्न दोस्तों कि चेदी वंश का प्रसिद्ध शासक राजा खारवेल किस क्षेत्र से था। देखो दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चोल मंडलम से था, कलिंग से था, कन्नौज से था या पुरुषपुर से था, इसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्नों की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर कि उस साम्राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथी का इस्तेमाल किया था। कौशल, मगध, चंदा, अवंती। इसका सही जवाब क्या होगा जिसने पहली बार युद्ध में हाथी का इस्तेमाल जो था वो किया था। अगली प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कि किसने सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था। ऑप्शन 1 चंद्रगुप्त मौर्य, पोरस, धनानंद या अम्भी। इसका सही जवाब क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताइए। नहीं पता है तो आप लोगों को पता है क्या करना है, akindiajob.com पे जाकर के इसका सही भी आंसर आप लोगों को देखना है। यहाँ पर जो सेट आज के दोस्तों उससे पूरी तरह से पीडीएफ वहाँ पर अपलोड कर दिया गया है, वहाँ से आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं या तो चाहे दोस्तों आप लोग उसे ऑनलाइन पढ़ भी सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 8 राज्यों का एक संघ था। गंधार, वज्जी, कौशल या अवंती। इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों ये था 9 प्रश्न जो कि आपके टेस्ट में आज लिया गया है दोस्तों। फिर मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से अगली एक क्लासेज में जो कि आपके बिहार एसआई और कांस्टेबल एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लासेस होगी। तो आप लोग अगर डेली देखना चाहते हैं दोस्तों क्लासेज और क्लासेज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री है दोस्तों। पीडीएफ्स आप लोगों को टेलीग्राम में मिल जाती है, तो टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो सकते हो, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। बाकी ज़्यादा डिटेल के लिए दोस्तों आप लोगों को akindiajob.com यहाँ पर सर्च करना है दोस्तों गूगल के ऊपर। पहली लिंक पे दोस्तों आपको क्लिक करना है। इस लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों तो आप लोगों की सारी डिटेल्स यहाँ देखने को मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को जो भर्ती के बारे में मैंने बताया दोस्तों, एनआई की भर्ती है जो ये आप इसे भी अप्लाई कर दीजिएगा, काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए है। मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।